नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बट्टू के इतिहास की। दोस्तों इससे पहले भी हमने एक बट्टू का भूगोल नामक एक वीडियो इसी चैनल पर अपलोड की है। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए और कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पर टच कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बट्टू के इतिहास के बारे में जानेंगे। इस इतिहास में हम देखेंगे बट्टू का नाम बट्टू कैसे पड़ा, बट्टू को बसाने में साइन जाटों की क्या भूमिका थी, 1857 में बट्टू का क्या योगदान था, 1947 से पहले स्वतंत्रता आंदोलनों में बट्टू का योगदान, जो वह चौधरी देवीलाल व बट्टू के दो वो किस्से जिन्होंने पूरे हरियाणा पंजाब की राजनीति को हिला के रख दिया। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उन लोगों की वीडियोस बनाते हैं जो अपनी फील्ड में विशेष काम कर रहे होते हैं। यदि आपकी भी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमें उनकी जानकारी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक, बट्टू का नाम बट्टू कैसे पड़ा। दोस्तों जब भी हम बट्टू के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि बट्टू का नाम बट्टू कैसे पड़ा। इसके पीछे दोस्तों दो कहानियां हैं, दो थ्योरीज हैं। पहली जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और जिसके प्रूफ सबसे कम है वो है दोस्तों बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। उनके पिताजी या दादाजी का संबंध इस गांव से था, तो उनका जो सरनेम था भुट्टो, उसी से इस गांव का नाम बाद में बट्टू पड़ा। यह एक सबसे प्रचलित थ्योरी है दोस्तों। इस इलाके में जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो मानते हैं और एक न्यूज़पेपर में एक बार भी यह कहानी आई हुई है। तो एक कारण है कि इस इलाके का नाम बट्टू, इस गांव का नाम बट्टू पड़ने के पीछे यह कहानी है। कितनी सच्चाई है इसमें, कितना झूठ है, यह दोस्तों कोई स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट ही बता सकता है। वहीं दोस्तों हम दूसरी थ्योरी की बात करें जिसके एविडेंस काफ़ी हमारे पास मौजूद है, तो वो है दोस्तों बाटी राजपूत राज करते थे जींद रियासत पर। जींद एक रियासत थी जिस पर बाटी राजपूत राज करते थे, और बाटी राजपूतों में बाटी जो राजपूत थे वो इस इलाके में बहुत तादाद में रहते थे। और अंग्रेज़ लोग इस इलाके को रिप्रेजेंट करने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए इस इलाके को बाटो कहते थे। BHATTO बाटो। एक पत्र देखा था दोस्तों मैंने 1890 का, जिसमें अंग्रेज़ों ने इस इलाके को बाटो नाम से संबोधित कर रखा था। कहा जाता है कि बाटी राजपूतों के कारण ही इस इलाके का नाम बट्टू पड़ा। पहले बाटो था जो बाद में कन्वर्ट होके बट्टू पड़ गया। इसके काफ़ी एविडेंस है दोस्तों। तो ये दो थ्योरीज़ है इस गांव के, बट्टू गांव के नाम को लेकर। तो दोनों ही थ्योरीज़ चलती रहती है साथ साथ, और कुछ लोग बाटी राजपूतों वाली थ्योरीज़ पर विश्वास करते हैं, कुछ बेनजीर भुट्टो वाली थ्योरी पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों यह था बट्टू गांव का नाम बट्टू कैसे पड़ा, इससे रिलेटेड पहला टॉपिक। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक, जो कि है बट्टू को बसाने में साईं जाटों की क्या भूमिका थी। दोस्तों पहले यहाँ पर बाटी राजपूत रहा करते थे, जो कि बाद में यहाँ पर जैसे जैसे रियासत बाटी राजपूतों की कम हुई या वो यहाँ से कहीं और चले गए, तो यह इलाका दोबारा से सुनसान बंजर हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों उस समय राजस्थान के जोधपुर ज़िले के चोमू गांव से साईं जाट यहाँ पर आके कुछ परिवार उनके बसते हैं, और उन्हीं से आज यह लगातार यह गांव दोबारा से बसने लगता है। और यही सबसे बड़ा योगदान है साइयों द्वारा इस गांव को दोबारा से बसाने में। और दोस्तों दोबारा बसाया जाता है इस गांव को। पहले यहाँ पर लोग रहते थे दोस्तों, फिर यह इलाका बिल्कुल खाली हो गया। दोबारा से साईं जाट इस इलाके को बसाते हैं, तो यहाँ पर साईं जाटों की अहम भूमिका रहती है इस गांव को बसाने में। उसी के साथ हम बात करें तो आज बट्टू एक सर्वजाति संपन्न गांव है। हर जाति के लोग बड़े ही खुश और बड़े ही मिलनसार रूप से यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं 1857 की। तो 1857 में बट्टू का क्या योगदान था। दोस्तों 1857 वह पहली क्रांति थी जिसने अंग्रेज़ों को हिला के रख दिया था, अंग्रेज़ों की नींव को हिला के रख दिया था इस देश में। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हमारी ज़ुबानों में, हमारी किताबों में और इस संसार में। दोस्तों उसी समय एक बट्टू के इस इलाके में एक पेट्रोलिंग ऑफिसर थे जिनका नाम था मोहम्मद आजम। दोस्तों मोहम्मद आजम बट्टू के पेट्रोलिंग ऑफिसर थे, हिसार उनकी रेंज थी।
मोहम्मद आज़म 1857 की क्रांति में बट्टू की इलाके की एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसकी अगुवाई कर रहे थे। 1857 की क्रांति में यह एक बट्टू का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, और इस इलाके को बट्टू को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर चुके थे मोहम्मद आज़म, और आज भी बट्टू को इस एक ख़ास उपलब्धि के लिए याद किया जाता है उस 1857 की क्रांति में। दोस्तों उसके बाद साल आता है 1883। 1883 वह साल था जब अंग्रेज़ काफ़ी पावर में थे और अंग्रेज़ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उसी दौरान यह बट्टू हमारा इलाका, इस बट्टू के इलाके में पहली रेलवे ट्रैक बिछाई जाती है, रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाता है और एक ट्रेन चलाई जाती है। अंग्रेज़ लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रेलवे लाइन लेके आए थे, यहाँ पर ट्रेन चलाई थी। और दोस्तों 1883 से लेकर आज 2022 तक यह रेलवे ट्रैक लगातार विस्तार कर रहा है, प्रगति और उन्नति कर रहा है, और आज करीबन 16 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें इस रेलवे ट्रैक पर चलती है और बट्टू को इस इलाके को बड़े बड़े महानगरों से जोड़ती है। उसके बाद दोस्तों साल आता है 1947। 1947 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साल था, जब अंग्रेज़ों को हमेशा के लिए भारत से निकाल दिया गया और जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन, हड़तालें, क्रांतियाँ हुई थी, उनका फाइनल रिज़ल्ट था 1947 में, जो हमें आज आज़ादी के रूप में मिला। दोस्तों हमेशा से बट्टू का हर एक समय योगदान रहा है, चाहे हम भारत की बात करें तो, चाहे हम हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के लिए बात करें तो बट्टू का अहम योगदान रहा है। 1947 में भी बट्टू का बहुत योगदान था। बट्टू के 4 क्रांतिकारियों ने हमेशा के लिए अमर हो चुके थे, जिन्होंने 1947 से पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें हिस्सा लिया था और भारत को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उन महान क्रांतिकारियों की जिन्होंने बट्टू को हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों उन्हीं क्रांतिकारियों में सबसे पहले हम बात करें तो नाम आता है श्री मेहरचंद पुत्र श्री छोटू राम। दूसरे थे दोस्तों श्री हुक्माराम पुत्र श्री तेजाराम माइला। तीसरे थे दोस्तों हरलाल पुत्र श्री जीराम जी। और चौथे थे दोस्तों श्री अमीचंद पुत्र बिंजाराम। यह वो थे दोस्तों, वो क्रांतिकारी थे जो हमेशा के लिए अमर हो चुके थे 1947 की क्रांति के बाद, जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ाद कराने में अपनी जान की भी बाजी लगा दी। दोस्तों उसके बाद हम बात करें, साल आता है 1962 का। आम चुनाव होने थे। चौधरी देवीलाल ने फतेहाबाद हलके से चुनाव लड़ने को कहा। तब कांग्रेस के प्रताप सिंह कैरों ने चौधरी देवीलाल को सिर्फ सिरसा से टिकट देना चाहते थे, पर चौधरी साहब इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। यहाँ कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं की आपस में अड़ी थी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इनका बीच बचाव करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ पर आए, पर कोई फैसला नहीं निकला। फिर भी चौधरी देवीलाल फतेहाबाद से ही चुनाव लड़ने की तैयारियां करने लगे थे। इस आम चुनाव की पहली सभा का प्रबंधन बट्टू में किया गया। मनीराम बागड़ी, वेद राम दयाल, भगवत यगदत्त शर्मा, हरिकिशन सिंह सुरजीत, बनारसी दास गुप्ता, बंसीलाल इत्यादि अनेक हरियाणा के दिग्गज नेता बट्टू में पहुंच चुके थे। बट्टू में पहली बार 30,000 लोग इकट्ठा हुए थे। इस जलसे के प्रधान बाबू ज्योति प्रसाद थे। जब जलसे की तैयारियां हो रही थी तब चौधरी साहब दिल्ली से बट्टू की तरफ आ रहे थे। जब तक चौधरी साहब बट्टू पहुंचे तब तक पूरा हरियाणा यही सोच रहा था कि चौधरी साहब फतेहाबाद से चुनाव लड़ेंगे। और एक बात और दोस्तों, उस समय बट्टू एक हलका हुआ करता था, बट्टू से एक MLA चुना जाता था। तो दोस्तों जब चौधरी साहब दिल्ली से बट्टू की तरफ आ रहे थे तब वो हिसार पहुंचते। चौधरी साहब हिसार पहुंचते ही बट्टू हलके की 50 पंचायतों ने एक ऐसा काम कर दिखाया था जो हरियाणा पंजाब की राजनीति में कभी नहीं हुआ था। हम कहें आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। वह एक ऐतिहासिक फैसला था। चौधरी देवीलाल बट्टू हलके की 50 पंचायतें आपसे अनुरोध करती है कि आप पूर्ण रूप से बट्टू हलके से चुनाव लड़ें, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी ये 50 पंचायतें आपको एक तरफा जीत दिलवाएगी।
दोस्तों चौधरी देवीलाल इस इलाके के हमेशा से चहेते रहे हैं और चौधरी साहब का भी यह इलाका हमेशा चहेता रहा है। चौधरी देवीलाल इस इलाके के बहुत ही सम्मानीय नेता थे, एक बेटे थे, एक भाई थे और यह इलाका भी काफ़ी सम्मान करता था चौधरी साहब का। चौधरी साहब इतने बड़े समर्थन से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। गांव के लोगों के जुलूस चौधरी साहब को सुनने व इस ऐतिहासिक जीत का फैसला करने भट्टू की तरफ बढ़ रहे थे। चौधरी देवीलाल उस समय 47 वर्ष की आयु थी, इसलिए 47,000 की माला का इंतज़ाम किया गया। सब नेताओं के बोलने के बाद जब चौधरी साहब स्टेज पर पहुंचते हैं बोलने के लिए तो 30,000 लोग एक साथ देवीलाल जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। भट्टू हल्के की 50 पंचायतों का ऐसा समर्थन देख चौधरी साहब ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया था कि मैं भट्टू हल्के से ही चुनाव लड़ूंगा। मगर चौधरी साहब कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने अभी तक यह ऐलान नहीं किया था कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बस उन्होंने इतना ही यहाँ बताया कि पार्टी का नाम मैं फतेहाबाद में नामांकन भरते समय बताऊंगा। सभी लोग नामांकन पत्र भरने का इंतज़ार करने लगे। चौधरी साहब स्वतंत्र यानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना ही सही समझते हैं। तब चौधरी साहब हर जगह अपने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर देते हैं जो कि निर्दलीय है, पर वो चौधरी साहब की देख रेख में ही चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव परिणामों की घोषणा की गई। चुनाव का जो परिणाम था वह सबको हरियाणा पंजाब की राजनीति को हिला देने वाला था। पंजाब प्रदेश की बड़ी बड़ी तोपें चुनाव हार चुकी थी। इसका परिणाम का कारण था चौधरी साहब का बस इकलौता एक इलाके का दौरा। 1962 में कांग्रेस छोड़ दी थी चौधरी साहब ने और चौधरी साहब एक तरफा जीत के साथ ही एक यहाँ से बहुत बड़े नेता बन के उभरे। यह एक भट्टू का एक किस्सा था दोस्तों जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। वहीं दूसरे हम किस्से की बात करें दोस्तों तो वो था 1973 का। चौधरी साहब उस समय जेल में थे, बाहर आए। अभी सभी नेता जो जेल में थे वो दोबारा से एक नए संगठन, एक मजबूत संगठन को बनाना चाहते थे। इसके लिए उनको कुछ रैलियां करनी थी, कुछ मीटिंगें करनी थी। इसी नई कड़ी का पहला जलसा भट्टू गांव में होना तय हुआ। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हरियाणा की ज़मीन पर ऐसा कोई जलसा हो, तो धारा 144 लगा दी गई। सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि भट्टू गांव में चौधरी साहब का यह जलसा कामयाब ना हो, पर चौधरी साहब की पूर्ण तैयारी थी। चौधरी साहब पहले राजस्थान के सूरतगढ़ जा पहुँचे। जलसे से एक दिन पहले कभी कार तो कभी जीप की सहायता से नहरों की पटरियों पर होते हुए एलनाबाद चोपटा को पार करते हुए भट्टू गवर्नमेंट कॉलेज के समीप एक सियाह किसान के खेत में बसे घर पर रात गुजारी। वहाँ सुबह जलसे पर पहुँचने के लिए घोड़े व एक मोटरसाइकिल का इंतज़ाम किया गया। जलसे में मौजूद लोगों में पुलिस व सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था कि बोरों में रेलवे लाइन से उठाए हुए पत्थर भरे हुए थे ताकि चौधरी साहब को यदि कोई भी हाथ लगाए तो उसका विरोध इन पत्थरों से किया जाए। सरकार पहले ही समझ गई थी कि चौधरी साहब को भट्टू के इस इलाके में इस जलसे में हाथ लगाया तो एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। धारा 144 तुरंत हटा दी गई और चौधरी साहब को समाचार मिला कि सब कुछ ठीक है। चौधरी साहब को आराम से जीप में बैठकर चौधरी साहब जलसे में पहुंचे। हरियाणा सरकार हार चुकी थी, चौधरी साहब जीत चुके थे और चौधरी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। जलसा बेहद ही कामयाब हुआ। दोस्तों यह था, कुछ टॉपिक थे चौधरी साहब से रिलेटेड, 1857 की क्रांति से रिलेटेड, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े भट्टू के कुछ किस्से थे। और दोस्तों यह था हमारा दूसरा और तीसरा भाग भट्टू के इतिहास का। और अब जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है दोस्तों वह होने वाला है भट्टू के सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान जो कि भट्टू को एक नई औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने में सहयोग कर रहे हैं और भट्टू की एक बहुत ही ज़बरदस्त इमेज लिए हुए दिन रात कार्यरत है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।